बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय मावा नागौर। बच्चों, आज हम उद्देश्यपूर्ण निदर्शन की चर्चा करेंगे कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन क्या है और इसका क्या यूज़ है, कब किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सहविचार निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें शोधकर्ता जानबूझकर अपनी किसी उद्देश्य से अपने निर्णय के अनुसार समग्र में से अध्ययन के लिए कुछ इकाइयों का चयन करता है। ये ऐसी विधि है जिसको जानबूझकर जिसमें उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है, इसलिए इसको सहविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहा जाता है। इस विधि में शोधकर्ता का निर्णय और उद्देश्य ही प्रधान होता है। जैसे दैव निदर्शन में मैंने आपको बताया था कि दैव निदर्शन में इकाइयों का चयन जो है संयोग से होता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में संयोग पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, सब कुछ जानबूझकर किया जाता है। और इसलिए सैलिज ने कहा भी है कि यदि शोधकर्ता उचित निर्णय तथा एक उपयुक्त निदर्शन व्यूह रचना कर प्रयोग करता है तो संभवतः वह अपने अध्ययन के निदर्शन में उन तत्वों को सम्मिलित करने में सफल हो जाए जो उसके अध्ययन की आवश्यकता को पूरा करते हों। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों का चयन करता है और चयन करने जब उत्तरदाताओं का चयन करता है उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो। निदर्शन में किन इकाइयों को चुनना है पूर्णतया चुनने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार छांटी गई निदर्शन इकाइयों के गहन अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको समग्र पर लागू कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि निदर्शन में जिन इकाइयों को चुनते हैं उन इकाइयों का जो है वो जो भी विषय हम लेते हैं उससे संबंधित होती हैं। और इस विधि से उद्देश्यात्मक निदर्शन तभी संभव है, वहीं संभव है जहाँ समग्र की इकाइयों की विशेषताओं तथा प्रकृति के संबंध में पूरा ज्ञान अध्ययनकर्ता को हो। बड़े समग्र की सभी इकाइयों के संबंध में ज्ञान होना इस विधि के माध्यम से संभव नहीं है। जहोड़ा और कुक ने लिखा भी है, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे आधारभूत मान्यता ये है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन लेता है या चुन सकता है तथा इस प्रकार के ऐसे निदर्शनों पर विश्वास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक है। अब हम बात करेंगे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के लक्षण या विशेषताएं। पहली विशेषता है अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुण तथा इकाइयों की विशेषताओं से पूर्व परिचित होता है और वो ये जानता है कि वो किन इकाइयों का चयन करेगा और कौन सी इकाई उसके लिए लाभदायक है। दूसरा लक्षण है इसमें निदर्शनों का चुनाव किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर किया जाता है। और नेक्स्ट है इस विधि में अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से निदर्शन का चयन करता है, तो इसमें पूरी संभावना है कि पक्षपात आ जाए। इसके बाद सहविचार निदर्शन के गुण की ये विधि बहुत ही सरल है, ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है जहाँ पर लगभग एक सी इकाइयाँ उपलब्ध हो जाए। दूसरा है ये पद्धति कम खर्चीली है क्योंकि इसमें निदर्शन का आकार बहुत छोटा सा लिया जाता है, इसलिए खर्चा बहुत कम हो पाता है। और नेक्स्ट है इस विधि में निदर्शन का आकार छोटा होता है लेकिन समग्र का प्रतिनिधित्व पूर्ण होता है। तो इसलिए ये विधि का ये एक फ़ायदा ये है कि कम समय में, कम धन में, कम खर्चे में, कम मेहनत में सारे निष्कर्ष निकल जाते हैं और समग्र पर उनको लागू किया जा सकता है। सहविचार निदर्शन के दोष में हम कहेंगे
सबसे पहला दोष तो ये है कि इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययनकर्ता को समग्र का ज्ञान पहले से ही होना चाहिए, जिससे कि वह समझ सके कि कौन सी इकाई उसके लिए सही है और कौन सी नहीं है। लेकिन इतना सक्षम अनुसंधानकर्ता जिसको समग्र का पूर्ण ज्ञान हो संभव नहीं है मिल सके। दूसरा है, इसमें इकाइयों के चयन में पक्षपात की पूरी संभावना बनी रहती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता पर जो है वो केवल उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जिनको वो जानता है, इसलिए इसकी से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो अवैज्ञानिक और अशुद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निदर्शन की अशुद्धता का पता लगाने के लिए जो मान्यताएं प्रचलित हैं उनमें से एक भी विधि इसमें काम में नहीं ली जाती। नेक्स्ट है, इस प्रणाली के द्वारा निष्कर्षों की परिशुद्धता की मात्रा बहुत ही कम होती है। मतलब परिशुद्धता इसलिए नहीं रहती है कि सब कुछ जानबूझकर किया जाता है, तो सारे निष्कर्ष अजम्पशंस लगा लिए जाते हैं और निकाल लिए जाते हैं। और लास्ट है, इसके आधार पर संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि समग्र में भांति भांति की विशेषताएं हैं और हम केवल अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर कुछ का चुनाव करके उसको समग्र पर लाद देते हैं, वो उचित नहीं है। बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन में अंतर। कभी कभी आपसे छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कोई दो अंतर बताइए दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन में, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। पहला जो अंतर है वो है, दैव निदर्शन में क्या करते हैं, इकाइयों का चयन संयोग के आधार पर छांटा जाता है, दैव योग के आधार पर छांटा जाता है, जबकि सविचार निदर्शन में अध्ययन की इकाइयों का चयन जानबूझकर किया जाता है। दूसरा अंतर है कि दैव निदर्शन विधि में पक्षपात की संभावनाएं नहीं रहती हैं, जबकि सविचार निदर्शन में पक्षपात की पूरी संभावनाएं रहती हैं। और अंतिम अंतर है, दैव निदर्शन प्रणाली में प्राय सभी क्षेत्रों में ये उपयुक्त होती है, इसी कारण इस विधि को आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, जबकि सविचार निदर्शन प्रणाली में शोध के लिए ये ठीक है, समग्र के लगभग एक ही प्रकार की इकाइयाँ जहाँ हों उसके लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जहाँ विभिन्नता युक्त इकाइयाँ हैं वहाँ पर ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम स्तरित निदर्शन की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी आज। और स्तरित निदर्शन का एक और नाम है, उसको कहते हैं मिश्रित निदर्शन। स्तरित निदर्शन या मिश्रित निदर्शन की जब हम चर्चा करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसे मिश्रित या स्तरित निदर्शन इसलिए कहा जाता है कि इस विधि में विविध गुणों वाले समग्र में से निदर्शन का चयन करने के लिए चयन किया जाता है। इस विधि के अनुसार पहले समग्र को विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है और विशेषताओं के आधार पर बांटने के बाद उसको सजातीयता के आधार पर अलग अलग खंडों या स्तरों में बांट दिया जाता है। तो इसलिए इसको स्तरित निदर्शन या मिश्रित निदर्शन भी कहा जाता है। स्तरित निदर्शन में क्या पहले हम इकाइयों को अलग अलग दैव आधार पर वर्गों में बांटते हैं और उसके बाद अनुपातिक स्तरित चयन किया जाता है, जितना बड़ा समूह है उसके आधार पर उसको वेटेज दिया जाता है। सिंपाओ यंग ने कहा भी है कि स्तरित निदर्शन का अर्थ है समग्र में से ऐसे उप निदर्शनों को लेना जिसकी की समान विशेषताएं, जैसे खेती के प्रकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा का स्तर, आय, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि। ये सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे स्तर हैं जिनके आधार पर हम एक अध्ययन इकाइयों को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। इसके बाद उप निदर्शनों के अंतर्गत हम लेंगे, जैसे इन तत्वों के साथ लेकर एक प्रारूप या श्रेणी रूप में वर्गित कर लिया जाता है। अब स्तरित निदर्शन का चयन अध्ययन के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, जो इसकी सफलता जो है उसमें ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसमें कुछ इसका चयन करते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अब सावधानियों की जब बात आती है तो पहली बात है कि जिन उपविभागों या वर्गों का निर्माण किया जाए उनका आकार पर्याप्त होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि छोटे से में से ही हम वर्ग चयन कर लें, जिससे कि उनमें से दैव निदर्शन विधि द्वारा इकाइयों का चयन किया जा सके।
दूसरा है अनुसंधानकर्ता का सामान्य ज्ञान इतना तो होना ही चाहिए कि वे समग्र के गुणों का पता लगा सकें। तीसरी बात है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक वर्ग में से उतनी ही इकाई चुनी जाए जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ समग्र में हैं। नेक्स्ट है, वर्गों का निर्माण अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुरूप हो। नेक्स्ट और अंतिम, विभिन्न वर्गों में पूर्ण रूपेण सजातीयता हो, अर्थात जिन इकाइयों का चयन किया जा रहा है वे इकाइयों में क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। एक वर्ग के समग्र के एक ही गुण का प्रतिनिधित्व वो करती हूँ, ऐसी इकाइयों का चयन किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सजातीय स्तरित तथा मिश्रित निदर्शन की बात भी की और कल हम करेंगे स्तरित निदर्शन के प्रकार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।